संविधान का भाग 3 का 19 से लेकर 22 तक का जो आर्टिकल है वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। 19 जो आर्टिकल है वह अनुच्छेद वह वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। जैसे पहला क्लॉज कहता है कि सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का। ये सहकारी सोसाइटी जो है वह 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसके अंतर्गत जो है इसे जोड़ा गया है। उसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, यानी कहीं भी घूमने का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, और कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार जो है वह होगा। जो अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा क्लॉज कहता है कि खंड 1 के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उत्पीड़न के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। जो 19 में 1 से लेकर 6 तक जो हमें मतलब क से लेकर 6 तक जो 6 अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, उसका जो है वह आगे के जो क्लाउज जो भी दिए हैं वो उनका युक्तियुक्त निर्बंधन करती है। निर्बंधन मतलब उस पर पाबंदी लगाती है। यह पाबंदी जो है वो जो दूसरा क्लाउज है वह पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया है। और इसमें भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द को जो है वो 16वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। उसके थ्रू भारत की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। जितने युक्त निर्बंधन है उन सब में जो है वो भारत की प्रभुता और अखंडता वर्ग जो है वर्ड उसको 16वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है, जो कि 1963 में हुआ था। तीसरा क्लाउज कहता है कि यह जो क्लाउज है यानी दूसरा जो क्लाउज है वह खंड 1 का जो उपखंड क यानी कि वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पे जो है वो निर्बंधन करता है, यानी पाबंदी लगाता है। और तीसरा क्लाउज जो है उपखंड ख यानी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की जो बात है, यानी बिना अस्त्र शस्त्र का जो सम्मेलन, उस पे जो है वह पाबंदी लगाता है और कहता है कोई बात उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। चौथा जो है वह 19 का उपखंड 19 का क्लाउज 1 का जो उपखंड ग है, संगम एवं संघ बनाने का एवं सहकारी संघवाद बनाने का जो नियम है उसकी किसी बात पे उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था एवं सदाचार के हितों में
युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। पांचवा जो है वह भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण यानी आपके घूमने का और वहाँ निवास करने या बस जाने का जो अधिकार है उस पर कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, मतलब जो विद्यमान विधि होगी, जो नियम कानून जो ऑलरेडी विद्यमान है उसके थ्रू वहाँ तक के उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब प्रयुक्त विधि के द्वारा जो भी उपलब्ध विधि है उसके आधार पर राज्य आप पर कार्रवाई कर सकती है। छठा भी जो है वह जो 6 में वृत्ति उपजीविका व्यापार और कारोबार का जो आपको अधिकार दिया गया था उसकी कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। विशेषतया उपखंड की कोई बात, पहला, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या दूसरा, राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार कारोबार उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागता अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब विधि के अकॉर्डिंग काम भी किया जा सकता है और नया विधि का निर्माण भी किया जा सकता है। ये सारे 19 के का जो जितना भी हमें अधिकार दिया गया है 19 में, उस पे यह जो है वो पाबंदियां हैं जिसमें विधि जो भी कानून उपलब्ध है उसके अनुसार पाबंदियां भी लगाई जा सकती है और दूसरा राज्य जो है वो पाबंदियां लगाने के लिए दूसरे कानून भी बना सकती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति, इसका पहला खंड कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। मतलब जिस टाइम में भी अगर कोई इंसान जो है वो अपराध करता है तो वो उस अपराध के लिए उसे वही सज़ा मिलेगी जो उस वक्त में उस अपराध के लिए कानून में मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा या फिर लिखा होगा, कानून जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी। वो एक्स्ट्रा प्रवृत्त जो विधि कानून जो है प्रवृत्त किया गया जब तक वो उसका अतिक्रमण नहीं करेगा उससे अधिक का उसको दंड नहीं दिया जाएगा और उसे मतलब आरोपी भी नहीं समझा जाएगा। यहाँ एक और चीज़ है, दूसरा खंड कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक बार से अधिक जो है वो एक ही अपराध के लिए उसे अभियोजित नहीं किया जा सकता और न ही उसे दंड दिया जा सकता है। तीसरा कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब अपना खुद ही नहीं कि हाँ आप ज़बरदस्ती ये नहीं किया जा सकता है कि आप अपना गुनाह जो है वो कबूल करें। ये है। और 21वां जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के थ्रू जो है वो किसी को उसके प्राण से या फिर जो भी उसे दैहिक स्वतंत्रता मिली है उससे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये जो 20 और 21
जो आर्टिकल हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। जब आपातकाल की स्थिति होती है तो उस वक्त में 20 और 21 यही 2 आर्टिकल जो हैं इन्हें नहीं हटाया जा सकता है, बाकी सारे आर्टिकल जो हैं वो उस वक्त में हटा लिए जाते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ है, जिसकी वजह से मेनका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसने अपने फैसले को स्थापित किया और उन्होंने 21 जो अनुच्छेद है उसके आधार पर कुल 35 अधिकारों की घोषणा की, जिसमें पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार, चौथा है निजता का अधिकार, पांचवा है आश्रय का अधिकार, छठा है स्वास्थ्य का अधिकार, सातवां है 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आठवां निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, नौवां अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, 10वां त्वरित सुनवाई का अधिकार है, 11वां हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, 12वां जो है वो अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, 13 देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, 14 विदेश यात्रा करने का अधिकार, 15 बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, 16 हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 17 आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, 18 सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, 19 राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, 20 निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, 21 कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, 22 महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, 23 सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, 24 पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, 25 सूचना का अधिकार, 26 प्रतिष्ठा का अधिकार, 27 दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, 28 पारिवारिक पेंशन का अधिकार, 29 सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, 30 बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, 31 जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, 32 शयन का अधिकार यानी सोने का अधिकार, 33 सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, 34 धारणीय विकास का अधिकार, 35 अवसर का अधिकार। अब आगे है 21 क। 21 क को जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। यह जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ये राज्य का मतलब राज्य को निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा है 12, जिसमें कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो प्रोवाइड करता है। इसमें पहला खंड कहता है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब बिना कारण का आपको ये नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और नहीं आपको अपने वकील जो होंगे उनसे मिलने से या परामर्श लेने से आपको रोका जाएगा या फिर अपना रक्षा करने का अधिकार आपसे छीना नहीं जाएगा। ये जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के अधिकार में कहता है खंड 1 जो कहता है। दूसरा खंड कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मतलब अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने फ़ौरन आपको ले जाया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट जो आदेश देगा उसके आधार पर ही आपकी गिरफ्तारी हो सकती है।
हाँ, इसमें जो है वो 24 घंटे में आपके स्थान जहाँ आपको गिरफ्तार किया गया है वहाँ से मजिस्ट्रेट तक की दूरी को नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा खंड कहता है कि खंड 1 और खंड 2 की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होती है जो तत्समय शत्रु अन्य देशी है। मतलब शत्रु देश का अगर है तो उन लोगों पे ये बात लागू नहीं होती है। या फिर निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। निवारक निरोध मतलब अगर लोगों को ये मतलब अगर प्रशासन को ये लगे कि आप किसी चीज़ को लेके मतलब आप कारण बन सकते हैं, अशांति का कारण बन सकते हैं, या फिर मतलब अशांति का या विद्रोह का या किसी भी इस टाइप का किसी चीज़ में का अगर आप कारण बन सकते हैं, ये चीज़ लगे तो प्रशासन आपको निवारक निरोध के तहत जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। चौथा जो खंड है वो कहता है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि इसका उपखंड कहता है ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। इसको जो है वो 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, आपातकाल के बाद उस वक्त इसको जोड़ा गया था। बोलता है कि परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है। इसमें समुचित संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1938 की धारा 3 द्वारा अधिसूचना की तारीख से जो कि अधिसूचित नहीं हुई है खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 2 मास से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं की जाएगी जब तक समुचित न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश के अनुसार गठित सलाहकार बोर्ड ने 2 मास की अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में नियुक्त के पर्याप्त कारण है। परंतु सलाहकार बोर्ड एक अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और अध्यक्ष समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति का अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो ये पहले था, जिसको कि अभी जो है वो 3 मास की अवधि से प्रतिस्थापित कर दिया है। इसमें समुचित उच्च न्यायालय से जो मतलब है उसका उसे कहेंगे अभिप्रेत है, वह है पहला, भारत सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय, और तीसरा, किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या ऐसे प्रशासक के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में वह उच्चतम न्यायालय में संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए। इसका 4 का ख जो उपखंड है वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधियों के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। 5वां जो खंड है वो कहता है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर भी देगा। 6ठा कहता है खंड 5 की किसी बात
से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। खंड 7 कहता है कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन। यहाँ पे 7 में एक और खंड था, खंड क था, जिसे कि प्रतिस्थापित किया गया खंड ख से, यानी क के स्थान पे ख आया, ख के स्थान पे ये ग आया, मतलब एक को हटा दिया गया है, फिर से नामकरण दोबारा किया गया है। ये भी जो है वो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया है, 1978। किन परिस्थितियों के अधीन और किन वर्ग और वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। ख किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। और ग कहता है खंड 4 के उपखंड ख के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में कहता है। धन्यवाद।